स्टूडेंट्स, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है। ठीक है, तो F बराबर R/2 होता है, मतलब फोकस दूरी बराबर त्रिज्या को 2 से भाग देने पर जो भी आएगा वो फोकस दूरी होगा। ठीक है, ये हो गया F बराबर R/2। उसके बाद आगे देखते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी का चिन्ह कैसा होता है। यानी कि वस्तु जब दर्पण के सामने रखी होती है तो वहाँ से वस्तु से लेकर दर्पण के बीच की दूरी का चिन्ह कैसा होता है, तो क्या कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती हैं, इसलिए इसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, सारी किरणें एक जगह पर एकत्रित हो जाती हैं या जमा हो जाती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? ठीक, तो इसमें देखते हैं, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष से समांतर आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इसे अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। यानी कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें एक जगह पर एकत्रित होती हैं, इसलिए अभिसारी दर्पण कहा जाता है, और उत्तल दर्पण में ये सारी किरणें एक जगह से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम क्या है। ठीक है, अब नियम पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण के लिए 4 नियम हैं। पहला नियम, जब आपतित किरण प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती हैं तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, इसको ऐसे देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये हमारा दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमारा दर्पण हो गया। दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर किरण आ गई, तो परावर्तन के बाद परावर्तक सतह से टकराने के बाद ये किरण हमेशा फोकस से होके जाएगी। ठीक है, फोकस से होके जाएगी। ठीक, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम है, जब आपतित किरण को प्रखरता केंद्र से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद वो अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। यानी कि वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से लौट जाती है। ऐसा तभी होता है जब किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, अगर फोकस से जाएगी तो वो समांतर होगी, और अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। यानी कि समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद फोकस से जाएंगी, और वक्रता केंद्र की किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पे वापस चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा नियम है, जब आपतित किरण को फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष समांतर हो जाती है। यानी कि इसमें अवतल दर्पण में जब भी प्रकाश की किरण को फोकस से भेजेंगे तो परावर्तन के बाद ये हमेशा समांतर होकर चली जाएगी। ठीक है, फिर चौथा नियम है, जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें अभिलंब का कार्य प्रधान अक्ष करता है। ठीक है, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है ये हमेशा बराबर होगा। ठीक, आगे देख लेते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। ठीक, तो अवतल दर्पण कैसा? अवतल दर्पण में वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये चित्र में दिखा रहे हैं, ये ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह कैसी है, धंसी हुई है, तो इसलिए अवतल दर्पण है। इसी तरह ठीक वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो उभरा हो यानी कि चित्र में ऐसे होगा। ठीक, तो इसका परावर्तक सतह ये आगे वाला पार्ट कैसा है, उभरा हुआ है, इसलिए ये उत्तल दर्पण है। दूसरा पॉइंट, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रधान अक्ष गया और वस्तु हमेशा इस साइड रहेगी, तो यहाँ से फोकस दूरी कितनी होगी, हमेशा
माइनस में होगी, जब फोकस दूरी माइनस में होगी तो वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा, ठीक है। तो इसमें प्रधान अक्ष ऐसे गया और फोकस दूरी यहाँ पे होगी इस साइड प्लस के अक्ष एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर धनात्मक दूरी होगी फोकस की, ठीक। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अवतल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की बात करें तो हमेशा अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों बनेगा, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनेगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख को खींचें, ठीक है। अवतल दर्पण में किरण आरेख को मतलब चित्र के सहारे बताना है कि वस्तु को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। चलिए चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, ठीक, तो इसमें चित्र में देखिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। वस्तु हमारी यहाँ अनंत कहीं पर है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण जब आएगी तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी किरण आएगी, वो भी परावर्तन के बाद फोकस पे चली जाएगी। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, फोकस पे काट रही हैं, ठीक है। तो जब ये फोकस पे काट रही हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक। तो ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बनेगा, यानी कि हमारा प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। अब दूसरी स्थिति इसमें दिखाते हैं, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, यानी कि यहाँ पे इस साइड हमारा ये अनंत है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब वस्तु रखेंगे यहाँ पर, यानी ए भी हमारी वस्तु है, तो यहाँ से जब किरण जाएगी प्रकाश की तो ऐसे जाएगी, पहले समांतर किरण जाएगी, परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से जाएगी, और नियम के अनुसार जब किरण वक्रता केंद्र पर जाती है तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जब ये वापस जाएगी तो उसी माध्यम में चली जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में काटते हैं, यानी कि इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और चित्र में जैसे दिखाई दे रहा है कि ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक। तीसरी स्थिति देख लेते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, ठीक। अब तीसरी कंडीशन है कि वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रकाश की किरणें कैसे जाएंगी, ये हमारी वस्तु हो गई। अब वक्रता केंद्र पर रखने के बाद हमारी पहले समांतर किरण गई, परावर्तन के बाद फोकस से चली गई, ठीक। दूसरी किरण हमारी फोकस से गई तो परावर्तन के बाद ये समांतर चली गई, ठीक। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, वक्रता केंद्र पर ही काट रही हैं, ठीक। अब जब ये दोनों किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर काट रही है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। तो अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उसी के बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब तीसरी स्थिति हो गई। अब चौथी स्थिति देख लेते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है। अब वस्तु हम लोग कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो हमारी वस्तु यहाँ पे हो गई, ठीक। अब इसके प्रकाश की किरण कैसे जाएगी, समांतर जाएगी, परावर्तन के बाद फोकस से चली जाएगी, और दूसरी किरण फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं काट रही हैं, ठीक है। जैसे ये वक्रता केंद्र हो गया और इधर मेरा अनंत हो गया, तो इन दोनों के बीच में काट रही हैं, तो इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बड़ा बनेगा। अब पांचवी स्थिति है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वस्तु को जब फोकस यानी कि यहाँ पे रखेंगे तो वस्तु
से प्रकाश की किरण को जब भेजा जाएगा तो समांतर जाएगी, परावर्तन बाद फोकस से हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी और फिर परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। तो इसमें दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही हैं, ये समांतर दोनों किरणें जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रतिबिंब कहीं ना कहीं अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं? अनंत पर काट रही हैं। तो कहीं अनंत पे हमें मतलब काट नहीं रही, समांतर जाए तो कहीं नहीं काटेंगी तो ये अनंत पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब छठी स्थिति है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, जब वस्तु को फोकस यानी यहाँ और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश किरण समांतर जाएगी और परावर्तन के बाद फोकस पे चली जाएगी, ठीक है। पर ऐसे गई और ये हमारा परावर्तन के बाद फोकस होकर चली गई। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र पे जाएगी और परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पे चली जाएगी। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जब किरण परावर्तन के बाद जा रही हैं तो इधर कहीं नहीं काट रही हैं एक दूसरे को, लेकिन ये दर्पण के पीछे कहीं काट रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। सिर्फ यही एक स्थिति है जिसमें हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है वस्तु से, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।